दिल्ली के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 में हमने रीजन्स देखे थे, जैसे साउथ के रीजन कावेरी डेल्टा के, जो आगे जाके एक बड़े लार्ज किंगडम में कन्वर्ट होते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया था कि वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है दिल्ली के किंगडम्स का, ये दिल्ली राजधानी है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था चैप्टर 2 में। That was because Delhi became an important city only in the 12th century. क्योंकि 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली इतनी इम्पोर्टेंट सिटी थी ही नहीं कि उसका जिक्र किया जाए। तो आप समझ गए होंगे, इसी वजह से चैप्टर 2 में दिल्ली का हमने जिक्र बिल्कुल नहीं किया। अब हम टेबल 1 देखेंगे, जहां पर बताया जा रहा है आपको, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तो जो राजपूत होते हैं उनमें भी जो तोमर होते हैं, उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। एंड 12th सेंचुरी आते आते वो भी हारे गए। ठीक है, किनके द्वारा? चौहान्स के द्वारा। चौहान लोगों को चहावनास भी कहा जाता था। चौहान कहाँ के चौहान? अजमेर के चौहान। And it was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. पहले तोमर लोगों ने राज किया, फिर चौहान आ गए, और इसी प्रकार से जो दिल्ली था वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था। बहुत सारे जो जैन व्यापारी होते थे वो भी सिटी में रहते थे। बहुत सारे मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराया गया, और यहाँ पर कॉइन भी मिंट किए जाते थे। जहाँ पर कॉइन मिंट किए जाते थे उसको दिल्ली वाल कहा जाता था, और यहाँ से बहुत वाइड सर्कुलेशन कॉइन्स का होता था। तो आपको ये वर्ड याद रखिएगा, दिल्ली वाल। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट सिटी है, क्योंकि आज जो हमारी राजधानी है, ठीक है। लेकिन दिल्ली पहले तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, चैप्टर 2 में हमने जिक्र भी नहीं सुना। 12th सेंचुरी में सबसे पहले तोमर लोगों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, हार गए किससे? चौहान से, जिनको हम चहावनास भी कहते हैं अजमेर के। फिर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और धीरे धीरे जो दिल्ली थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो राजधानी बन गई, और ऐसी राजधानी बन गई जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को राजधानी बनने का काम था। और इम्पोर्टेंस जो इतना दिल्ली को मिला वो मिलने लगा था जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 13th सेंचुरी में। अब हम टेबल 1 को दोबारा से देखेंगे, एंड जो 5 डायनेस्टीज थी, 5 वंश थे जिन्होंने मिलके दिल्ली सल्तनत बनाई है। किसी एक वंश को नहीं बोलते हम दिल्ली सल्तनत, 5 जो डायनेस्टीज हैं, वंश हैं, उनको मिला के ही दिल्ली सल्तनत बनती है। तो उनके बारे में एक बार हम टेबल में देखेंगे। एंड द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो इन दिल्ली। बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं, एरियाज हैं जो दिल्ली के सुल्तानों ने बनाई थी। आज हम उसको देखते हैं, तुगलकाबाद देख लो, हौज खास है, जहानपना, ये सब दिल्ली के एरिया की जगह हैं जो दिल्ली के सुल्तानों ने बनाई है। Look at map 1 and locate Delhi एक कुन्हा and Siri and जहापना। ये रहा जहापना, दिल्ली एक कुन्हा, एंड एक और है अपना क्या था? सिरी। तो ये सारी चीजें हमें इस मैप में मिल रही हैं। एंड अब आगे हम देखेंगे क्या? हियर इज सिरी, जहापना एंड दिल्ली कुन्हा। आगे हम देखेंगे उन 5 डायनेस्टीज को जिनने मिलकर दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया है। तो सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाने वाली राजपूत वंशों के बारे में बात कर लेते हैं, राजपूत डायनेस्टीज। तो पहले तोमर थे, तोमर के अंदर राजा हुए अनंगापाला। 1130 से लेके 1145 तक इन्होंने राज किया। उसके बाद चौहान्स आ गए, यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो कि काफी फेमस है, 1175 से 1192 तक। अब जब ये 92 में मोहम्मद गौरी द्वारा हरा दिए जाते हैं, उसके बाद से फिर यहाँ पर राजपूत डायनेस्टीज खत्म होती हैं, एंड अर्ली जो टर्किश रूलर्स है ये आ जाते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक राज किया। उसके बाद पहली फीमेल या वुमेन रूलर
इस्लाम धर्म में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये पहली है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं और 4 साल इन्होंने राज किया, फिर इनको मरवा दिया गया क्योंकि कोई भी इनसे खुश नहीं था कि एक औरत हम पे राज कैसे कर रही है, आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद 1266 से 1287 घियासुद्दीन बलबन आए। फिर इसके बाद एक नया वंश जिसे कह सकते हैं खलजी डायनेस्टी, यहाँ पर आते हैं जलालुद्दीन खलजी। 1290 से लेके 1296 6 साल इन्होंने राज किया। देन आपने एक मूवी सुनी होगी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह जो थे दीपिका पादुकोण के पति, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था, तो ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं। कुछ लोग इसे खलजी कहते हैं, आपकी बुक में खलजी लिखा है, खिलजी भी लिखा जा सकता है, बोथ आर राइट। 1296 से 1316 तक। उसके बाद से तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया था 1320 से 1414 तक। पहले थे घियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से लेके 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसके बाद एक नया वंश आता है सैयद डायनेस्टी, जहां पर एक इम्पॉर्टेंट रूलर है खिजर खान 1414 तक 1421 तक। फिर उसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से लेके 1489 तक। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कितने से कितने ईयर्स तक इन दिल्ली सुल्तान्स ने राज किया था दिल्ली पर, और वंश भी बता दिए नाम के द्वारा। अब देखो हम इनके बारे में कुछ फाइंड करेंगे, वही तो हेडिंग है, फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में कुछ जानेंगे। देखो वैसे तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर है, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्ट्रीज के बारे में। हिस्ट्रीज को यह तारीख भी बोला गया है। अगर किसी एक की हिस्ट्री है तो हम उसको तारीख कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो त्वारीख कहेंगे। ये पर्शियन भाषा का शब्द है, क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का सारा काम कहाँ होता था, कौन सी भाषा में होता था, तो पर्शियन भाषा में होता था। 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने के जो 4 स्टेज होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अभी तो आप क्या करते हो, कॉपी जाके खरीद लेते हो, लेकिन पहले के टाइम पे तो नहीं होता था। तो ये पेपर बना रहा है पहले व्यक्ति। उसके बाद राइटिंग द टेक्स्ट, अब उसी पेपर पे लिख रहा है। देन मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती थी उनको हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर तो होता नहीं था, जैसे आज आपके पास होता है 10-20 रुपए का आ जाता है। तो गोल्ड को पिघला के ये लोग मेल्ट करते थे, समझ रहे हैं, गोल्ड को हाईलाइट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और आज सोना कितना महंगा है हमारे लिए, हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहलाता था। तो अब देखो यहाँ पर सोने को पिघलाया जा रहा है, सो दैट जो भी राइटिंग है उनमें जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। एंड इसके बाद प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और फिर इन सारे पेजेस को बाइंड कर दिया जाता था। ये थे सारे 4 स्टेज जिनके अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बनाया जाता। अब देखो अभी मैंने आपको त्वारीख के बारे में बताया था, तो इनको त्वारीख को लिखने वाला भी तो कोई व्यक्ति होता होगा, इनके ऑथर्स होते थे। तो ये ऑथर्स ज्यादातर सिटीज में रहते थे। सिटीज की भी बात करूं तो दिल्ली में रहते थे ज्यादातर, और मुश्किल से कभी कभार ही ये गांव जाते थे। ये जो अपनी त्वारीख लिखते थे उसमें हिस्ट्रीज, ये सुल्तान को ऐसी हिस्ट्री लिखते थे जिससे सुल्तान खुश हो जाए और इनको रिच रिवार्ड दे, मतलब सुल्तान की तारीफें लिखा करते थे। दूसरी चीज, ये हमेशा ये जो ऑथर्स होते थे, जो भी सुल्तान होता था उसको एडवाइस करते थे कि आपको जरूरत है कि आप अपने इस जो आइडियल है आपका सोशल ऑर्डर का, जो कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस्ड है, उसको आप बनाए रखें। मतलब हिंदी में कहूँ तो ये चाहते थे कि पहले क्या होता था, जन्म के अनुसार अधिकार होता था। अगर कोई अमीर घराने में पैदा हुआ है तो उसको वही क्लास मिलेगी अमीर, और उसको उतने ही प्रिविलेजेस मिलेंगे, है ना, उतने ही वैसे ही बर्थ राइट्स मिलेंगे। तो ये चाहते थे जो भी राइट्स है वो बर्थ के अनुसार हो, कि कौन किस घर में पैदा हुआ है उसको राजा बनाए रखे, और जेंडर मतलब आदमी औरत का भी भेदभाव बनाए रखे।
औरत को आदमी के बराबर की पोस्ट ना दे दे। इनके जो आइडियाज होते थे ऑथर्स के, वो सबसे शेयर नहीं करे जाते थे। अब बात करी जाए 1236 की, तो जो सुल्तान इल्तुतमिश हुए, उनकी बेटी रजिया सुल्तान बन गई। आपकी इस बुक में क्लास 7 में स्टार्टिंग से एकदम नहीं बताया गया कि दिल्ली सुल्तान की स्टार्टिंग कैसे हुई है, सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन आया। यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है रजिया से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो बना है यहाँ पर वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, ये जो नाम लिखा है, ये फिर सुल्तान बनते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है तो ये अपनी जगह, अपनी गद्दी अपने बेटे को ना देकर बोलते हैं कि इनकी बेटी को सुल्तान बनाया गया। इससे पहले कभी भी कोई औरत मुस्लिम धर्म में रूल नहीं करी थी, और ये वो पहली औरत बनी रजिया जो कि फीमेल मुस्लिम रूलर बनी, रजिया सुल्तान। ठीक है, द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, उस जमाने के जो क्रॉनिकलर थे, जो हिस्ट्री की डेट्स वगैरह को लिखते थे, इवेंट्स को लिखते थे, मिनहज ए सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers. मिनहज ए सिराज ने बोला कि वो ज्यादा काबिल थी अपने सारे भाइयों से, है ना, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन मिनहज ए सिराज बोलते हैं कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे कि एक क्वीन उनकी रूलर हो। Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. क्योंकि वो एक औरत थी, इसकी वजह से जो और नोबल्स थे, राजघराने के लोग थे, और जो अच्छे पोस्ट के जो लोग थे, अधिकारी लोग, वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो एक औरत के अंदर काम कर रहे हैं। इस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज भी माहौल ऐसा है कि औरतों की पोजीशन इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो सोचो हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, तब तो ये चीज बहुत ही मतलब ज्यादा होती थी। एक औरत कैसे रूल कर सकती है, ईगो पे लोगों की बात आ जाती थी, है ना, हम एक औरत को कैसे सर झुका सकते हैं उसके आगे, इस तरह की बातें आती थी। तो आप देख रहे हो मात्र 1236 में ये बनी और 1240 पे इसको गद्दी से हटाया गया। इवन इसकी मृत्यु ही करवा दी गई थी। ये सारी चीजें जब आप बड़े हो जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। मात्र 4 साल ही ये राज कर पाई, और जो भी वो स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, ये चैन से राज नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, रजिया सुल्तान एक कैपेबल रूलर थी, बट किसी नोबल ने और इनके अपने लोगों ने ही इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये एक क्या थी, औरत थी। बर्थ राइट मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ कि जो थोड़े अमीर घर के लोग होते हैं, अमीर घराने के नोबल्स लोग जो होते हैं, रिच फैमिली के जो लोग होते हैं, वो बचपन से ही कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करते आ रहे हैं, उन्हीं को अपन बर्थ राइट कहते हैं। जेंडर डिस्टिंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि सोशल और बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है आदमी और औरत के, उसको लेके जो भेदभाव किया जाता है, जैसा रजिया के साथ किया गया, उन्हीं को हम जेंडर डिस्टिंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि क्या मिनहज ए सिराज, जो कि उस जमाने के एक क्रॉनिकलर हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, रजिया के बारे में ये क्या कहते हैं। Minhaj Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. इनका कहना है कि अगर मतलब इनका मानना ये है कि क्वीन यानी किसी भी औरत का जो राज है वो उस सोशल ऑर्डर के खिलाफ है जो कि भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया है औरत को आदमी से नीचा, तो एक औरत कैसे राज कर सकती है ना, इस तरह की बात ये मिनहज ए सिराज बोल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की सोच है मिनहज ए सिराज की। वही हम अगर देखें कि रजिया के जो अपने इंस्क्रिप्शंस थे, वहां पर रजिया ने लिखवाया था कि वो डॉटर है सुल्तान इल्तुतमिश की। और अगर एक और हम ऐसे ही रानी की बात करें तो ये रुद्रमा देवी रानी थी 1262 से 1289 में। इन्होंने ककाटिया डायनेस्टी जो वरंगल की थी, वरंगल आज के टाइम में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है,
वहां पर एक ककटिया वंश था, वहां की ये रानी थी। इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे ऐसा शो किया जैसे कि ये औरत नहीं एक आदमी है। एक और रानी की अगर बात करें उस जमाने की, तो ये दिद्दा। इन्होंने कश्मीर में रूल किया था 1980 से 1003 तक, यानी कि इनसे भी पहले, रजिया सुल्तान से भी पहले। और इनका टाइटल काफी इंटरेस्टिंग होते थे। इट कम्स फ्रॉम दीदी, और इवन हम जिसको अपनी बड़ी बहन कहते हैं ना, दीदी, ये इनका टाइटल रहता था। तो ये कुछ दो और भी महिला शासक हैं। फिगर 2 के अंदर हम देख रहे हैं कुवत अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनारेट। ये बिल्ड की गई थी लास्ट डिकेड में 12th सेंचुरी के, एंड इसको हम कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क बोलते हैं। फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। एंड जो क्रॉनिकल्स हैं उस वो दिल्ली ए कुन्हा कहते हैं इसको, ओल्ड सिटी यानी दिल्ली है कुन्हा। और यहाँ पर ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, मतलब सबसे बड़ी मॉस्क हम कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं एक सिटी की। एंड ये जो मॉस्क थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, बट इसको बड़ा किया गया था इल्तुतमिश द्वारा एंड अलाउद्दीन खलजी द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये मीनार जो है, कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो बोला जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। स्टार्टिंग का जो काम है इस मीनार का, कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और इसको आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने। अगर मॉस्क की बात करी जाए तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी। So from garrison town to empire, the expansion of दिल्ली सल्तनत हम देखने वाले हैं कैसे कैसे हुआ। तो पहले जो दो शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड सिटी के पास या फिर पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, समुद्र के पास जो आपका लगा हुआ सी पोर्ट है, बंदरगाह, उसके पास का जमीन होता है जहां से आप सामान या फिर गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हो। और गैरिसन टाउन होते हैं किलाबंदी करे हुए सेटलमेंट जहां पर सैनिक तैनात रहते हैं। 13th सेंचुरी की अगर बात करूं कि तो जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, उनका ज्यादा कंट्रोल अपने गैरिसन टाउन में ही होता था, ना के बराबर वो कंट्रोल करते थे हिंटरलैंड में। अब इससे प्रॉब्लम ये रहती थी कि सारी सप्लाई जो होती थी हिंटरलैंड से होती थी, कंट्रोल उनका गैरिसन टाउन में ही था, तो सुल्तान को ट्रेड ट्रिब्यूट पर डिपेंड रहना पड़ता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स, अगर मान लीजिए जो ये गैरिसन टाउन भी है, तो एक सुल्तान अपने दिल्ली के ही गैरिसन टाउन को वहां पर रहते हुए कंट्रोल कर सकता है। दिल्ली में रहते हुए बंगाल और सिंध, बंगाल एकदम वेस्ट ईस्ट में है और सिंध एकदम वेस्ट में है, तो दिल्ली से बैठे बैठे यहाँ के गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आज प्रेजेंट डे में भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रेन से भी 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है बंगाल सिंध जाने में। तो अगर मान लीजिए उस ज़माने की बात हम सोचें तो कितना ज़्यादा टाइम लगता, तो एक डिफ़िकल्ट कंडीशन थी। ऑफन हम देखते हैं कि सुल्तान जिन लोगों को भी बंगाल या सिंध में बिठाता था कि तुम मेरी अथॉरिटी के नीचे रूल करो, वो लोग विद्रोह कर देते थे, बोलते हैं तुम कहाँ के दिल्ली के सुल्तान आए, हम क्यों तुम्हारी बात माने। तो क्या हो जाता, फिर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। कई बार क्या होता था, तूफान आ जाता था, आंधी तूफान आ जाती थी, यानी वेदर की कंडीशंस खराब होने की वजह से जो कम्युनिकेशन होती थी बंगाल और सिंध या फिर दूसरी जगहों की, वो कट जाती थी। और तो और प्रॉब्लम्स ये भी थी कि दिल्ली पर मंगोल लोगों का आक्रमण होता रहता था, ठीक है। और मान लो अगर किसी दिल्ली के सुल्तान ने कोई गवर्नर किसी जगह पे तैनात कर रखा था दिल्ली से बाहर और उसने विद्रोह कर दिया, तो इससे क्या पता चलता है कि सुल्तान कमजोर है। अगर सुल्तान ताकतवर होता तो किसी की दम ही नहीं पड़ती, या हम कह सकते हैं किसी की औकात ही नहीं होती कि वो कुछ कर सके, है ना। यानी सुल्तान वीक है, इसलिए जो गवर्नर है वो भी अपनी दम दिखाने लग रहे हैं। अब जो सल्तनत के कुछ सुल्तान रहे हैं बहुत सारे, ज्यादातर वो इस तरह के चैलेंजेस को नहीं फेस कर पा रहे। कैसे चैलेंज, अपने ही गवर्नर उन पे विद्रोह कर रहे हैं, मंगोल्स आके अटैक कर रहे हैं, कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाती सही से, तो इस तरह के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे थे सुल्तान। लेकिन हम देखते हैं कि जब घियासुद्दीन बलबन आते हैं और जब अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे लोग आते हैं, तो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन होता है और ये दिल्ली से ही ना सिमट के पूरे इंडिया के जो पार्ट्स है उनको, सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है।
अब आगे आने वाले जो सुल्तान्स हुए उन्होंने क्या सोचा कि हमें अपना कंट्रोल बढ़ाना होगा, और उसके लिए उन्होंने पहला कैंपेन चालू किया जिसके अंदर उन्होंने अपने इंटरनल फ्रंटियर्स को सिक्योर करने की कोशिश करी। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो हिंटरलैंड्स थे गैरिसन टाउन्स का, क्या होता था कि थोड़े जंगली इलाके होते थे, जंगल वगैरह होते थे, तो जो लोग इनसे विद्रोह करते थे वो जंगलों में छुप जाते थे। अब छुप जाते थे घने जंगलों में, तो दिल्ली सुल्तान के जो सैनिक होते थे इनको ढूंढ नहीं पाते थे। तो सबसे पहला काम इनने किया, जंगल कटवा दिए। जंगल कटवाने के बाद, जंगल कहाँ थे, गंगा यमुना दो, दोआब इसको कहते हैं, दो मतलब टू और आब मतलब पानी, क्योंकि गंगा अलग नदी है, यमुना अलग नदी है। इन नदियों के आसपास का जो इलाका है इनको एग्रीकल्चर के लिए बना दिया, फॉरेस्ट काट के। यहाँ पर जो लोग शिकार करते थे या सामान जो भी खाना पीना होता था, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने काम करते थे, और जो चरवाहे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, और इन सारी जमीन के टुकड़ों को, जंगलों को कटवा के पीजेंट्स को दे दिया ताकि वो यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सके। और अब नए किले बना दिए गए, गैरिसन टाउन्स बनाए गए, नए टाउन्स एस्टेब्लिश करे गए, और जो ट्रेड रूट्स होती थी, व्यापार करने की जो सड़कें होती थी या मार्ग होते थे, उनको भी प्रोटेक्ट करने लगे, ठीक है। और अपनी जो क्षेत्रीय ट्रेड है, क्षेत्रीय व्यापार है, उसको भी बढ़ावा देने लग गए। सेकंड एक्सपेंशन क्या किया इन्होंने कि अब हमने अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कैंपेन चला लिया, अब हम एक्सटर्नल फ्रंटियर को सही करेंगे अपने, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते थे। अब साउथ इंडिया में ये अपना क्या करना चाहते थे, दिल्ली सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे साउथ इंडिया में भी। तो अलाउद्दीन खलजी ने बहुत सारे अपने गवर्नर्स को टाइम टू टाइम भेजा है साउदर्न इंडिया में, और वो लोग जीत के भी आए। फिर यही काम मोहम्मद तुगलक ने भी किया। एंड इन सब के जो कैंपेन्स थे, यहाँ पर जो सल्तनत की आर्मीज थी, इन्होंने साउथ के लोगों के हाथी, घोड़े और बहुत सारे गुलाम्स भी क्या कर लेते थे, जब्त कर लेते थे। प्रीशियस मेटल्स चोरी कर लेते थे, जब्त कर लेते थे और दिल्ली ले आते थे। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm, but how complete and effective was its control over such a vast territory? मोहम्मद तुगलक के रेन के बाद करीबन 150 साल की बात करें तो दिल्ली सुल्तनत काफ़ी बड़ा तो हो ही चुका था। इसकी आर्मी मार्च करती थी और एक्सपीडिशंस लेके जाते थे, और एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट में दिल्ली सल्तनत बस चुकी थी। ये अपने जो भी इनके राइवल्स होते थे उनकी आर्मीज को हरा दिया करते थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग कैंपेन्स लेके जाते थे, एक्सपीडिशंस लेके जाते थे, सदर्न इंडिया में लेके गए, मतलब पूरे ओवरऑल आप देख रहे होंगे दिल्ली से अलग अलग जगह पे लेके गए। देखो 1301 के अंदर रणथंबोर में लेके गए। ये सारे एक्सपीडिशंस वो थे जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजे गए थे साउथ इंडिया के लिए। देन 1303 में चित्तौड़, 1299 में गुजरात, देन 1305 के अंदर देवगिरी, 1296 में हम देख रहे हैं कारा, 1302 से 1303 से वरंगल जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है आज के टाइम। 1311 में देखिए यहाँ से दोबारा कुछ आर्मी इनकी वरंगल आई। वरंगल में उस टाइम पे ककटिया वंश राज कर रहा था। फिर देखिए धीरे धीरे 1311 में थंजावुर, मदुरई, मतलब दिल्ली से लेके साउथ तक इस प्रकार से कैंपेन्स अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साउथ इंडिया में भेजे गए थे। अब हम देखेंगे द मस्जिद और कुतुब मीनार और जो मॉन्यूमेंट्स हैं आगे के, और आगे के चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।